बुटीक कर रहे हैं, तो वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? सर अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हारून। सर थैंक्स अलॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें वालेकुम टाइम दिया। अस्सलाम। और सर दूसरी बात, आई एम डॉक्टर उस्मान, करंटली वर्किंग इन आइसोलेशन वार्ड एट सर्विसेज हॉस्पिटल। आल्सो सर मैं आज का डॉक्टर का एडमिन भी हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और सर जो चुगताई लैब इस वक्त इस पैंडेमिक में हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, उसके लिए भी आपको सल्यूट करते हैं हम सर। थैंक यू सो मच उस्मान। हम सारे इसमें इकट्ठे हैं, हमने इंशाल्लाह इकट्ठे इससे निकलना है, इस दलदल से इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी इसमें सर। सर इंशाल्लाह। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ रिलेटेड टू कोविड-19 और जो करंट सिचुएशन जा रही है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक क्वेश्चन मींस के कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं और डेफिनेटली हमें कांटेक्ट भी कर रहे हैं थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन। सर एक इशू आ रहा है, वो ये है कि कुछ लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो सर वो क्वारंटीन अपना 14 डेज का कर लेते होते हैं, 14 डेज का कर लेते हैं या 15 डेज या 20 डेज क्वारंटीन करते हैं। सर उसके बाद वो फिर पीसीआर के लिए दोबारा जाते हैं। सर उनका दोबारा भी अक्सर पॉजिटिव आ जाता है इवन आफ्टर क्वारंटीन। सर इवन के कुछ केसेस हमने देखे हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनका 3 से 4 दफा भी पॉजिटिव आया है पीसीआर, और सर उनको 30 डेज तक हो गए हैं लेकिन उनका स्टिल पीसीआर पॉजिटिव आया। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, काइंडली जरा ये बताएं इसके बारे में। देखिए उस्मान, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की कि अगर डिजीज की अंडरस्टैंडिंग की लाइफ साइकिल अगर देखा जाए, तो अगर हम हेपेटाइटिस बी या सी को लेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेकेड्स में डेवलप हुई, और HIV भी इस तरह एक एपिडेमिक ही था और 80s में शुरू हुआ, लेकिन जो आज हमारी HIV की अंडरस्टैंडिंग है वो डे 1 पे नहीं थी, डे 30 पे भी नहीं थी, पहले 5 साल में भी नहीं थी। बिल्कुल। तो हमें अपनी ही साइंटिफिक कम्युनिटी को सल्यूट करना चाहिए, जो रिसर्च कम्युनिटी है, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिजीज इज इवॉल्विंग क्विकली। आई मीन आज 22 जून है, तो थिंक अबाउट इट कि द वायरस वाज डिस्क्राइब्ड इन दिसंबर, अभी 6 महीने बिल्कुल। और 6 महीने पूरे नहीं हुए अभी। तो बट व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट दिस डिजीज इन द लास्ट 6 months, आप देखो कि WHO की गाइडलाइंस फ्रॉम प्रिवेंशन गाइडलाइंस अगर आप देखें कि मास्क ना पहने, मास्क तो छोड़ दें हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी तब मास्क पहनना चाहिए जब एरोसॉल प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर्स हों, उसके अलावा नहीं पहनना चाहिए। और अब आज की गाइडलाइंस देखेंगे जी, हर बंदा मास्क पहने, हर बंदा मास्क पहने। और इसी तरह डायग्नोसिस के अंदर और डिस्चार्ज के अंदर अगर गाइडलाइंस को देखें तो डायग्नोसिस के अंदर उन्होंने कहा जी पीसीआर पॉजिटिव होगा, डायग्नोसिस और आइसोलेशन खत्म करने के लिए बैक टू बैक नेगेटिव पीसीआर्स होंगे। लेकिन फिर आपको याद होगा अभी से कुछ 2-3 महीने पहले कोरिया में एक स्टडी हुई कि जी लोग री इन्फेक्ट हो गए, जी 5-6 हफ्ते बाद भी उनका पीसीआर पॉजिटिव आया, तो ये तो री इन्फेक्ट हो गए हैं। तो वो भी क़यामत हो गई। लेकिन उसके बाद फिर उन लोगों ने जब उनके सैंपल्स को वायरल कल्चर किया तो वायरस डिड नॉट ग्रो। तो इसीलिए व्हाट वी हैव फाउंड नाउ इज, जो अभी हमें मालूम है वो आज से 3 महीने पहले मालूम नहीं था, और वो प्रोबेबली ये है कि कुछ केसेस के अंदर एक सर्टेन आई थिंक 5 to 7% केसेस के अंदर ये नजर आता है हमें कि वायरस पार्टिकल्स, वायरल रेजिडुअल डेड आरएनए वायरल आरएनए जो है ना, उसकी वजह से पीसीआर बदस्तूर पॉजिटिव आता रहता है फॉर 3-4 वीक्स। हमारी अपनी एक डॉक्टर साहब हैं हु वाज इन्फेक्टेड एंड हु वाज कमिंग बैक टू वर्क, और हमारी अपनी जो रीजॉइनिंग वर्क की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर से हमने नेगेटिव पीसीआर की जो कंडीशन है वो निकाल दी है, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। और लोग मुझे कहते हैं, लोग मुझे पूछ के कहते हैं कि हमने हमारा पीसीआर उस दिन पॉजिटिव आया था, तो अब हम अपना रिपीट पीसीआर कब करवाएं? और मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है रिपीट पीसीआर करवाने की। आपकी जो आइसोलेशन गाइडलाइंस है, इवन जो बड़ी अच्छी आइसोलेशन गाइडलाइंस आई एनआईएच से, जिसके अंदर उन्होंने सिम्पटम बेस्ड स्ट्रैटेजी भी दी हुई है, टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी दी हुई है,
तो उसके मुताबिक बड़ा क्लियर है कि अगर आपको सिम्टम स्टार्ट हुए 10 दिन हो गए हैं और अब आप सिम्टम फ्री हैं 3 दिन से, तो यू कैन एंड आइसोलेशन। बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है डिजीज साइकिल की आज से 6 महीने पहले कुछ और थी, और अब हमें पता है कि जो डिजीज है वो प्रोबेबली 15, 16, 18 दिन का टोटल डिजीज है। फ्रॉम डे ऑफ एक्सपोजर, डे 1 पे अगर एक्सपोजर होता है तो डे 5 पे सिम्टम्स शुरू होते हैं, डे 5, 6 पे पीसीआर पॉजिटिव होता है, और उसके 10 दिन बाद इन मोस्ट केसेस इन्फेक्टिविटी इज 0 एंड सिम्टम्स आर 0 एंड पेशेंट कैन बी ट्रीटेड एज कि जी आप पोस्ट कोविड हैं। तो वी मस्ट स्प्रेड दिस मैसेज ऑल्सो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी रिपोर्ट पे WHO की गाइडलाइंस हमने लिखी हुई है रिगार्डिंग नेगेटिव, ये जो फॉल्स नेगेटिव है, हमें मेरे ख्याल से इन द कमिंग डेज हमें एंड आइसोलेशन गाइडलाइंस को भी ना अपनी रिपोर्ट के साथ शायर करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये इस चीज का एहसास बता सकें कि यार आपको बार बार पीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है। अब एवरी सिंगल टेस्ट दैट वी डू इज एन इम्पोर्टेड किट, ठीक है ना? तो हम टेस्ट उनका करें जिनको जरूरत है, हम टेस्ट जाया क्यों करते हैं? The test is to be used to diagnose. It should not be used in most cases for end of isolation. हाँ, अगर कोई पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक था, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में था, अगर कोई पेशेंट को आपको नजर फील हो रहा है कि यार ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, ये चीज खराब हो रही है, इट इज नॉट द क्लासिक केस। यस, मे बी यू कैन डू पीसीआर, बट उसके अंदर आपके और भी टेस्ट चल रहे होंगे, डी डाइमर चल रहा होगा, सीआरटी चल रहा होगा, वो सब कुछ। बट फॉर मोस्ट केसेस repeat PCR is not needed. सर, यानी कि आप कहते हैं कि अगर एक पेशेंट ने क्वारंटीन खत्म कर लिया, 14 डेज उसको हो गए हैं और उसके अलावा उसको अब सिम्टम्स नहीं है, तो वो अपनी आइसोलेशन एंड कर सकता है, यानी कि? यस, और मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हमें जो भी बात करनी चाहिए गाइडलाइंस की बेसिस पे बात करनी चाहिए। NIH की गाइडलाइंस ही कहती हैं, जो हमारे नेशनल गाइडलाइंस है, या इवन WHO की गाइडलाइंस ही कहती हैं कि अगर आप सिम्टम फ्री हैं फॉर 3 डेज और 5 डेज तो आप आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। यू कैन एंड द आइसोलेशन। यस सर, ठीक है सर। सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये सर, कुछ लैब्स हैं, दे आर डूइंग नेसोफेरेंजियल एंड सम आर डूइंग ओरोफेरेंजियल स्वैब्स। तो सर, नेसोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल सैंपल्स जो लिए जाते हैं, तो सर इसका इनमें डिफरेंस है कोई? यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सैंपल नेसोफेरेंजियल लिया गया है और ओरोफेरेंजियल, डज इट इफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट? इसके बारे में काइंडली जरा बता दें। मैंने एक स्टडी देखी थी, जामा में थी, वो ये थी कि द बेस्ट सैंपल इज ब्रोंकियोअल्वेओलर लवाज। प्रॉब्लम इज कि आप ओपीडी सेटिंग में तो BAL नहीं कर सकते ना, तो आपके पास ऑप्शंस फिर आपके पास नेसोफेरेंजियल स्वैब की हैं या ओरल स्वैब की। उसके अंदर द सेकंड बेस्ट ऑप्शन टू माय रिकलेक्शन वाज नेसोफेरेंजियल स्वैब। एक्चुअली द सेकंड बेस्ट ऑप्शन नेसोफेरेंजियल स्वैब और ओरोफेरेंजियल स्वैब दोनों लिए जाएं, बट द प्रॉब्लम इज अगेन वी आर फेसिंग अ परपेचुअल शॉर्टेज ऑफ स्वैब्स of VTM tubes, तो इसलिए the least bad option is the nasopharyngeal swab. Oropharyngeal swab या oral swab के अंदर problem ये है कि it is very even more technique dependent than nasopharyngeal swab. Nasopharyngeal, ठीक है। उसके अंदर you can induce a choking response, which is not not advisable. It is not safe for the healthcare worker. It is not safe for the patient. And if you don't go deep enough, then you're going to have a diluted sample with saliva. And so that's why हमने जो अपनी लैब के अंदर जो ट्रेन किया लोगों को, वो नेसोफेरेंजियल स्वैब भी किया है। नेसोफेरेंजियल प्रेफर किया जाता है। yes. ठीक है सर, थैंक यू सर। आजकल आपने देखा कि टाइफाइड जो है, हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, बहुत ज्यादा टाइफाइड के सिम्टम्स भी है, कोविड वाले सिम्टम्स भी हैं सर। तो सर लोग करवाकर आ रहे हैं अक्सर विडाल टेस्ट, जो कि टाइफीडॉट आप कह लें सर, वो 3 to 4 ईयर से ऑब्सलीट हो चुका है। yes. तो सर वो तो पॉजिटिव आ रहा है अब, जो भी करवा कर आता है वो पॉजिटिव आता है। इवन के सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हैं, उनको टाइफीडॉट करवा कर आ रहे हैं, विडाल टेस्ट करा कर आ रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर काइंडली ये बताएं कि क्या हम डिफरेंशिएट किस तरह करें? कोई ऐसा टेस्ट है जो डिफरेंशिएट करेगा कि आए
टाइफाइड है या कोविड है, क्योंकि इनके दोनों के सिम्टम्स बहुत ओवरलैप कर रहे हैं। I agree. The diagnostic test for typhoid is not typhoid, like you said. It is a blood ब्लड culture. कल्चर, यस सर, अब problem here, blood culture takes time. एग्जैक्टली, We understand that. And by the way, regarding typhoid IgG, IgM, I know it is an outdated test. Problem ये है कि हमारे मुल्क में unless you give a better option, आप यस सर, if you I mean, आप उसको रिप्लेस करें ना किसी चीज के साथ, आप ये तो कह Yes, sir. सकते हैं आप इसकी बेसिस के ऊपर, सिर्फ इसकी बेसिस के ऊपर आप डायग्नोसिस ना करें। बट लेट्स थिंक ऑफ अ वर्ल्ड बिफोर कोविड, जब कोविड Yes, नहीं sir. था, तो दिस टेस्ट वाज गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू डॉक्टर्स, जो अब Yes, sir. कोविड की वजह से वो चीज और भी ज्यादा क्लाउडेड हो गई है। तो Yes, sir, हम अभी definitely. कहते हैं कि जस्ट लाइक देयर इज अ पीसीआर फॉर कोविड, देयर शुड बी अ पीसीआर फॉर टाइफॉइड। तो Yes, वी आर वर्किंग ऑन दैट। हमने एक दो जगहों से किट्स अरेंज की हैं एंड वी आर वैलिडेटिंग देम एंड वी आर डूइंग सीक्वेंशियल स्टडीज ऑन देम, क्योंकि हमारे पास जब टाइफॉइड ब्लड कल्चर के सैंपल्स आते हैं तो हम साथ ही साथ उनके ऊपर पीसीआर भी करते जा रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सी कि उनकी क्या comparison बनता है, because if we can find a robust, reliable PCR for typhoid, I think that will be a very, very important diagnostic tool. Right. Will, of course, उसके बाद फिर typhoid diagnosis will be much simpler and faster, and that's what we are trying to do. Okay, sir. Thank you. Sir, my second last question, sir. आप जब लोग जिस तरह प्लाज्मा डोनेशन आजकल बहुत चल रही है, तो सर काइंडली मुझे ये बता दें कि जो आईजीजी करवाते हैं एंटीबॉडीज, सर उसमें कट ऑफ एक पर्सन है जो इन्फेक्ट हुआ है ऑलरेडी कोरोना से और रिकवर कर गया और वो अब प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, तो सर व्हाट शुड बी द कट ऑफ वैल्यू कि जिससे ऊपर वो आए तो वो पर्सन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, एलिजिबल है प्लाज्मा डोनेशन के लिए? जो एलाइजा टेस्ट होते हैं ना, वो दे आर नॉट क्वांटिटेटिव टेस्ट्स, और उसके अंदर Yes, sir. सिग्नल्स तो आती है, आपको एक वैल्यू नजर आ रही होती है, बट दैट इज नॉट titer of the antibody. That is the thing to understand. So अभी हम एक क्वांटिटेटिव टेस्ट किट आई है, अभी रिसेंटली एक लॉन्च हुई। अभी तक जितने एंटीबॉडी टेस्ट थे वो क्वालिटेटिव थे, इवन जो एलाइजा बेस्ड फुली ऑटोमेटेड एलाइजा बेस्ड टेस्ट वो क्वालिटेटिव है, जो हम यूज कर रहे हैं वो भी क्वालिटेटिव है। वी आर ट्राइंग टू प्रोक्योर अ क्वांटिटेटिव किट, ताकि हम कम से कम एक तो ये कि हम जो लोग एक्चुअल डोनेट करना चाह रहे हैं उनका हम देख सकें कि क्या टाइटर है, और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि उस क्वांटिटेटिव किट को और ये जो एबट की क्वालिटेटिव किट है इनको कंपैरिजन में रन करके देख सकें कि क्या ये जो कट ऑफ वैल्यू के साथ जो पेशेंट वैल्यू आती है, क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंस भी है, क्या कोई एक कट ऑफ वैल्यू जिस तरह आप कह रहे हो असाइन की जा सकती है टू फॉर इफेक्टिव प्लाज्मा डोनेशन। अभी फिलहाल आर्बिट्रेरली हमने अपनी लैब के अंदर एक कट ऑफ रखा हुआ है 6 का, बट दैट इज वन लैब मेकिंग अ डिसीजन कि हमने बेसिकली कि हमने 1.4 पे कट ऑफ है अभी हमारा है। अभी बल्कि आज सुबह एक बहुत डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उनका 1.38 था, तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा आप 2 दिन वेट कर लें, होपफुली अब आपका ये ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। But basically ऊपर तो चला जाएगा, but probably he is not an ideal blood donor right now. But if we follow him sequentially और उनका 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद उनका 6 से ऊपर चला जाता है, I think at that time he will probably be a much better plasma donor. But this is all based on the signal strength जो हम टेस्ट रन करते हैं उसके ऊपर, which should reflect antibody levels. But we can't say that for sure. हम जो quantitative kit आ रही है उसको साथ हम रन करेंगे and we hope to have some of those answers in the next 2 weeks. ठीक है सर, इंशाल्लाह। सर सर जिस तरह कुछ हमारे पास केसेस आते हैं कि उनको कोविड हो चुका होता है और पीसीआर से कंफर्म्ड होता है, क्वारंटीन खत्म कर लेते हैं सब कुछ, तो सर स्टिल वो आईजीजी टेस्ट एंटीबॉडीज करवाते हैं 14 डेज बाद, तो सर उनकी नॉन रिएक्टिव शो करता है वो आईजीजी, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका वो तो डर जाते हैं बेचारे के पता नहीं क्या चक्कर है, ये हमारी एंटीबॉडीज बनी नहीं है, हम दोबारा रीइन्फेक्ट हो जाएंगे, और वो इस तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं फिर। The thing is,
जिस तरह हम बात कर रहे थे पीसीआर के बारे में कि पीसीआर किस तरह पीसीआर परसिस्टेंट पॉजिटिव रह सकता है कुछ लोगों के अंदर, what we are seeing is कि एंटीबॉडी लेवल्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं या इतने नहीं बनते क्वांटिटेटिवली, या इतनी ड्यूरेशन के लिए नहीं बनते कि वो परसिस्ट करें, बिकॉज वी आर ऑल्सो सीइंग कि देयर आर हम पेशेंट्स जिनका पीसीआर प्रूवन कोविड था, सिम्टोमेटिक भी थे वो, लेकिन उनके एंटीबॉडी लेवल्स आर वेरी लो एंड समटाइम्स दे आर नॉट डिटेक्टेबल। सो ये चीज हम इसीलिए शायद WHO ने अभी तक ये नहीं कहा कि अगर आपको एक दफा कोविड हो गया है तो अब आप इम्यून है। Now, जो दूसरे कोरोना वायरसेस हैं, फॉर एग्जांपल सार्स, जो ओरिजिनल सार्स था, या जो मर्स था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस जो था, या इवन जो कॉमन फ्लू होता है हर साल हमें, उसकी दे आर ऑल वायरसेस। तो उनके एंटीबॉडीज यूजुअली एक तो ज्यादातर पॉपुलेशन में बनते हैं और दूसरा वो परसिस्ट करते हैं 3 से 4 साल। बट दिस वायरस, लाइक आई सेड, अभी 6 महीने हुए हैं, सो वी डोंट नो एंड वी अभी हम कर रहे हैं मॉनिटर। व्हाट आई वांट टू डू, फॉर एग्जांपल, आई वांट अस टू हैव अ रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारा केमिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और वायरोलॉजी डिपार्टमेंट करेगा, कि वी विल टेक 100 पेशेंट्स जो सार्स से रिकवर्ड है, कोविड से रिकवर्ड है, और फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हम उनका एंटीबॉडी लेवल करें टू सी कि क्या 12 महीने तक पेशेंट की एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हम चाहें या ना चाहें, दीज थिंग्स विल टेक टाइम। वो हम लेवल्स क्या होंगी दिसंबर में, वो हम जून में बैठे हुए फैसला नहीं कर सकते। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनकी एंटीबॉडी लेवल्स 3 महीने बाद, 4 महीने बाद डिप कर दें बिलो डिटेक्टेबल लेवल्स। बट सिर्फ रिसर्च करने से हमें पता चलेगा। बहुत सारी रिसर्च जो हो चुकी है अभी तक, तो वो है जो कि विद इन टाइम, इतने टाइम में हो सकती थी। अब जो हमने चेक करना है कि ओवर टाइम ये वायरस कैसे बिहेव करता है और बॉडी का रिस्पॉन्स उसके साथ कैसे एक्ट करता है ओवर 3 मंथ्स, ओवर 6 मंथ्स, उसमें उतना टाइम तो लगेगा। ठीक है।